नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव नजदीक आ चुके हैं और यहां पर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी दुरुस्त करने में लग गई हैं। अभी हाल में जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, उन परिणामों को अलग रखते हुए यहां पर नई तरह की तैयारी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव को देखना है उसके लिए तैयारी मेहनत करनी पड़ेगी। 19 चुनाव का जो परिणाम आया था उसमें सबने देखा है कि बीजेपी यहाँ पर बेहतर तरीके से आगे बढ़ी थी और एक इतिहास रचा था। और बीजेपी इस बार बोल रही है कि इस बार हम हैट्रिक मारने जा रहे हैं और इस बार बोल रही है कि अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनाव के पिछले परिणाम बताते हैं कि जो मेहनत की जाती है उसका लाभ आपको मिलता है, और वही लाभ शायद यहाँ पर बीजेपी को मिला भी था। लगातार मेहनत, लगातार संगठन को मजबूत करने की कवायद और लगातार अपने लोगों के बीच में पैठ, वो पैठ ऐसी रही कि यहाँ पर बीजेपी का जो एक जादू 14 में चला था वो जादू 19 में बरकरार रहा और यहाँ पर दोबारा जीत कर आई। पर इस जादू के 24 में भी बरकरार रहेगा, बड़ा प्रश्न है। क्या ये चुनाव एक अलग तरीके से रणनीति बनाएगा, एक इबारत लिखेगा? ये भी महत्वपूर्ण बात है। और बीजेपी जो बोल रही है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर इस बार हम विजय पताका फहराने वाले हैं। इतना आसान है क्या? अगर इतना आसान है तो किस तरह फहराई जाएगी? बीजेपी तैयारी कर चुकी है और बीजेपी तैयारी कर रही है विस्तारक के माध्यम से। यहां पर बोला गया है कि मंच और माइक से दूर रहिए। विस्तारकों को कहा है कि अब यहां पर अपने अपने बूथ को मजबूत करिए। पहले भी हमने देखा है बीजेपी के तमाम तरह के अभियान चलते रहे, टिफिन चर्चा, चाय चर्चा और तमाम तरह के अभियान के माध्यम से यहां पर अलग तरह की व्यवस्था उनको लाने का प्रयास किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक बूथ 10 यूथ की नीति भी लेके आए, जिसका लाभ भी मिला। और जिस तरह से हाल के ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उसके परिणाम स्पष्ट कर दिया कि अगर यहां मेहनत करेंगे, लगे रहेंगे, संघर्ष करेंगे तो यहां पर आप भी परिदृश्य को बदल सकते हैं। क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि शायद इस बार कुछ बदलाव होगा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पर बदलाव नहीं हुआ और बीजेपी वहां पर बड़े अंतर से जीत कर आई। बड़ा अंतर था, व्यवस्था थी या मोदी का नाम था? क्योंकि यहां पर जिस तरह से कहा गया कि मोदी ही, तो निश्चित रूप से स्पष्ट है कि यहाँ पर जो मेहनत की गई थी उसका लाभ हुआ और बहुत कुछ श्रेय इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता भी है। कि बीजेपी लगातार यही बात कह रही है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर हमें चुनाव जीते हैं। और जिस तरह से वहाँ पर अपने अपने सीएम और डिप्टी सीएम बनाए हैं, उससे भी जातीय समीकरण बहुत कुछ साध लिए हैं। इतना आसान नहीं है विपक्ष के लिए कि यहाँ पर चुनौती दे पाना, पर विपक्ष भी यहाँ पर लगातार लगा हुआ है और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस भी यहाँ पर अपनी कवायद में जुट गई है। यहाँ पर अजय राय लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह फूकने का काम कर रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं और साथ साथ आईएनडीए गठबंधन की मुश्किलें तो बढ़ाई दी थी। और जहां पर अखिलेश यादव भी यहां पर एक नई तरह की बात कहते हैं। जब वो एक कार्यक्रम में कल गए थे औरैया, तो वहां पर चर्चा जब उनसे हुई तो चर्चा के दौरान उनसे तमाम तरह की बातें कही गई। तो उन्होंने, जब गठबंधन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा हमारा गठबंधन पीडीए है, यानी हम पीडीए गठबंधन हमारा है। उन्होंने आईएनडीए गठबंधन पर कोई बात नहीं कही। इसका क्या संशय है, इसका क्या आशय है और इसका क्या अभिप्राय है, ये शायद समाजवादी पार्टी के मुखिया जानते होंगे और शायद यहाँ पर विपक्षी भी जानते होंगे, जो अन्य घटक दल यहाँ पर मौजूद हैं, और शायद बीजेपी भी जानती है। जिस तरह से फिर सिर फुटौल हुई, आपस में कलह हुई, उसका परिणाम हमने देखा है। और यहाँ पर तमाम बड़े नेता ये कहते नजर आए कि अगर कांग्रेस यहाँ बड़ा दिल दिखाती तो शायद यहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में परिणाम कुछ बेहतर हो सकते थे। पर कांग्रेस ने यहाँ पर अहंकार के चलते बड़ा दिल नहीं दिखाया। अब बड़ा दिल किसने दिखाया, किसने नहीं दिखाया? अगर बड़ा दिल दिखाने की बात थी तो घोसी में कांग्रेस ने दिखाया, पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल उत्तराखंड के बागेश्वर में भी नहीं दिखाया। वहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होने के चलते कांग्रेस प्रत्याशी महज 600 वोट से हार गया। और सारा यही डर था कांग्रेस को, इसी कांग्रेस ने अपनी बात कही। और जब अजय राय ने यह बयान दिया, उसके बाद से सारी जो स्थिति थी वो अंतः कलह में बदल गई। और कलह का यहाँ खामियाजा जो हुआ वो आपके सामने है। पर कांग्रेस भी यहाँ पर लगातार लगी हुई है। और यहाँ पर एक बात और है कि कांग्रेस की नीति भी रही है और शायद अब व्यवस्था में शामिल हो चुका है कि कांग्रेस चुनाव के समय ही सक्रिय होती है। और तो उत्तर प्रदेश में दोबारा सक्रियता यहाँ पर जगाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव आ चुके हैं। और ये कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर अब यूपी जोड़ो यात्रा भी होगी। और यूपी जोड़ो यात्रा के तहत यहाँ पर सहारनपुर से शुरू होगी और पश्चिम के अधिकांश जिलों को कवर करते हुए सीतापुर के नैमी सारण्य में खत्म होगी। पदयात्रा रहेगी। उस पदयात्रा को, परिवर्तन यात्रा को, कांग्रेस ने अब यूपी जोड़ो यात्रा का नाम दे दिया है। कितनी सफल होगी
और ये भी कहा जा रहा है कि इस यात्रा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगी। कैसे इस यात्रा के माध्यम से अपने आप को जगाया जाएगा, उत्साह फूंका जाएगा, कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या कांग्रेस इस यात्रा के माध्यम से, क्या कांग्रेस अब अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, क्या कांग्रेस यहाँ पर अपने नए कप्तान अजय राय के माध्यम से कुछ इतिहास बदलने का मादा रखती है? क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह की बातें हुई और यहाँ तक ये भी कह दिया गया कि कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें दिए जाएंगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे यहाँ के राजनेताओं के बयान है। महत्वपूर्ण चर्चा में से हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सबको रूबरू करा दूं, भारतीय जनता पार्टी से बीएस श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी राय देंगे, कांग्रेस पार्टी डॉक्टर सुधा मिश्रा अपनी राय देंगे, हमारी पार्टी सैयद मोहम्मद तकी इस चर्चा में शामिल होंगे। बड़े पत्रकार के रूप में हमारे साथ जनाब आमिर साबरी जी अपनी महत्वपूर्ण राय देंगे और विशेष के रूप में हमारे साथ दिलीप यादव जी अपनी महत्वपूर्ण समीक्षा करेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा प्रवक्ता कांग्रेस सुधा मिश्रा से। सुधा जी, तैयारी पूरी है और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ना जाने क्यों ये कहने का मन करता है, मैं क्या देता हूँ, ये तैयारी केवल चुनाव के समय ही क्यों होती है? जनता केवल चुनाव के समय याद क्यों आती है? और सक्रियता अगर है लगातार, आप कहेंगी तो सक्रियता यहाँ लगातार बनी हुई है, पर जो प्रखर सक्रियता, मजबूत सक्रियता, वो चुनाव के समय ही नजर आती है। भारत जोड़ो यात्रा हो या यूपी जोड़ो यात्रा हो या लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा हो या फिर यहाँ पर 40% महिलाओं को टिकट देने की बात हो, पर यहाँ पर जितने पैतरे भी उत्तर प्रदेश में आपने आजमाए, चले कोई नहीं। परिणाम आपके सामने है, चाहे 14 की बात करें, 19 की बात करें, चाहे विधानसभा चुनाव 22 की बात करें। सुधा मिश्रा। सुधा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुधा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सुधा जी डिस्कनेक्ट हो गई, कनेक्ट करिए। सुधा जी, आप डिस्कनेक्ट हो गई क्या? नहीं, मैं डिस्कनेक्ट नहीं हुई हूँ, मेरा फोन कट गया है। इन लोगों से प्लीज एक बार बोलिए अगर फोन चल रहा है आपका तो। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा जुड़वाता हूँ, तब तक मैं प्रवक्ता भाजपा की बात ले लेता हूँ। बेबी भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? विवेक श्रीवास्तव जी। जी आवाज आ तो रही, बहुत धीमी आ रही है। अच्छा, बहुत धीमी आवाज आ रही है? नहीं, अच्छा मैं, चलिए बेबी भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? विवेक श्रीवास्तव जी आ रही, बहुत धीमी आ रही है जी। इसको देखा जाए, व्यवस्था को सुधारा जाए। ठीक है, बहुत धीमी आवाज आ रही है। चले ठीक है, आप जोर से बोल रहे हैं, मुझे आपकी आवाज पूरी आ रही है। विवेक श्रीवास्तव जी विस्तारक बना दिए हैं और यहाँ पर कहा गया है कि अब मंच और माइक से दूर रहें, आप बूथ संगठन में लग जाएं, बूथ को जीतना है और इस बूथ संगठन के माध्यम से अब की बार 400 पार की बात कही जा रही है, हैट्रिक की बात कही जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट जीतने की बात कही जा रही है। कैसे करेंगे? मुस्लिम बहुल इलाकों में कैसे करेंगे? पश्चिम में कैसे करेंगे? बड़ी चुनौती आपके लिए भी है, क्योंकि आपने स्वयं तमाम सीटों को रेड जोन में रखा है, यानी आपके लिए खतरे की घंटी। विवेक श्रीवास्तव। देखिए गौरव जी, हम उनको खतरे की घंटी नहीं मानते। अच्छा, हम उनको ये मानते कि हमें यहाँ विशेष प्रयास करना है। अच्छा, और हम इन सीटों को अपने काम से जीतेंगे। लो, भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं का जो लाभ सीधे जन सामान्य तक पहुंच रहा है जी, तो समाज में एक लाभार्थी वर्ग डेवलप हुआ है, जिसने आजादी के 75-76 साल में जी, विकास की किरण देखी है। जी, मोदी जी के राज में जिस तक भारत सरकार की योजनाओं का सीधे लाभ पहुंचा है जी, वो लाभार्थी वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है जी, और वो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। अच्छा, मोदी जी की गारंटी उनको खूब समझ में आती है। अच्छा, उनको लगता है कि मोदी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। अच्छा, अगर मोदी जी ने कहा कि हम गरीबों को पक्का आवास देंगे तो दिया और दे रहा है। रिकॉर्ड मात्रा में हर प्रदेश में गरीबों को पक्के आवास मिल रहे हैं। शौचालय देने को कहा तो देके दिखा दिया। गैस सिलेंडर देने को कहा तो देके दिखा दिया। आयुष्मान योजना में गरीब के इलाज की बात की तो 5 लाख तक का इलाज करा के दिखा दिया। अच्छा, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज गौरव जी गरीब के लिए बहुत बड़ी चीज होती है जी, यहाँ लोग पहले इलाज करवाओ मर जाते थे। अच्छा, घर द्वार गहना गिठो पिक जाता था। जी, आज 5 लाख का इलाज कैशलेस हो जा रहा है गरीब का। जी,
बहुत बड़ी चीज है ये, इसको ये इतना आसान विषय नहीं है। अच्छा, आसान विषय नहीं है। अच्छा अच्छा। इस तरीके से जिस तरह से एक लाभार्थी वर्ग हम्म भारत सरकार की योजनाओं और उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों के तहत डेवलप हुआ है, तो मोदी जी की गारंटी उनकी बात की वजन को समझता है। अच्छा जी। और उसमें सब समाज के लोग हैं, अच्छा हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, अच्छा। हर जात के लोग हैं। अब इन लोगों के बीच आप कोई विभाजनकारी रेखा खींचने की स्थिति में नहीं रह गए। अच्छा अच्छा जो लाभ से लाभान्वित हैं जी। उन्हें आप अब हिंदू मुस्लिम या कोई यादव जी, जी। बाबू साहब या इस तरह की लाइन नहीं खींच सकते आप। अच्छा अच्छा। उन्हें मालूम है कि मोदी है तो हमें इन लाभों को मिलना तय है। अच्छा अच्छा। और मोदी जी के पहले के भारत का भी उन्हें तजुर्बा है। अच्छा। और प्रधानमंत्री भाई, कहते थे कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा आप तक पहुंचता है। भाई 15 पैसे पहुंचते थे, पर वहां पर भी क्या पूछ के पहुंचते थे क्या? कांग्रेस की जी? बात कर रहे हैं, वहां पर भी क्या कोई नाम पूछ के, जाति पूछ के पहुंचते थे क्या? चलो मानता हूँ 15 रुपए पहुंचते थे, मैं आपकी बात मान लेता हूँ 15 पैसे पहुंचते थे, सुराजी भी स्वीकार कर लेती हैं। तो क्या 15 पैसे में भी आप वहां पर ये मानते हैं कांग्रेस कैटेगराइज करके लेती थी कि 15 पैसे में ये पैसे इनको, ये पैसे इनको, जो आप यहाँ पर महिमा मंडन कर रहे हैं अपना? जी। क्योंकि हम इसका महिमा मंडन इसलिए कर रहे हैं हाँ। कि हमारी योजनाओं का लाभ समाज में सामने देखने को मिल रहा है। अच्छा अच्छा। मैंने गांव भदसुआ का मैटर उठाया था। एक दलित महिला थी, उसका पति विकलांग था। अच्छा उसको प्रधानमंत्री आवास कई कारणों से नहीं मिल पाया। अच्छा। अच्छा। मैंने उसके लिए पत्राचार किया। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से सीधे उसको विकलांग कोटे में प्रधानमंत्री आवास दिया गया। उसका आवास बन रहा है, चलिए, छत लग रही है, मैं आंखों से देख सकता तो हूं। आपको आवाज उठानी पड़ गई, यानी आपको अगर आप आवाज ना उठाते तो शायद मिल नहीं पाता, ये बात भी है? नहीं कहीं देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, नहीं, आप ही तो कह रहे हैं ना कि यहाँ पर कोई नहीं, आप कह रहे हैं ना कोई यहाँ पर विभेद नहीं किया जा रहा है, कोई यहाँ पर वर्गीकरण नहीं किया जा रहा है, सबको दिया जा रहा है, पर यहाँ पर आप स्वयं बता रहे हैं कि आवाज दिलाने के लिए आपको आवाज उठानी पड़ गई। तो यानी अर्थ है कि सरकार की पहुंच नहीं हो पा रही डायरेक्ट, सरकार की पहुंच नहीं हो रही डायरेक्ट। कोई त्रुटि हो रही सिस्टम से, उसको देखना हमारा दायित्व है। अच्छा। और हम उस पर आवाज उठाएंगे। और विवेक भाई, जिसकी पहुंच आप तक नहीं है वो कहां जाएगा? हम अकेले थोड़ी है। नहीं जी। हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के समाज के भी 365 दिन, अच्छा। 24 घंटे उपस्थित है। अच्छा अच्छा। कोई विवेक श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी में अकेले व्यक्ति थोड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे जैसे लाखों लोग भारतीय जनता पार्टी की सेवा में दिन रात अपना जीवन दे रहे हैं। चलिए ठीक है। उनको कोई भी किसी से मिलकर बात कर सकता है। ठीक है। मैंने एक उदाहरण दिया। अच्छा, उदाहरण दिया। कर्मचारियों के सिस्टम से कोई गलती, अरे कांग्रेस यूपी जोड़ो यात्रा निकाल रही है, चुनौती है आपके लिए। अरे भाई, भारत जोड़ने की यात्रा निकाले थे। भारत टूटा कब था? अच्छा। यूपी टूटा कब है? अच्छा। जहां जहां से यात्रा निकली वहां का असर कांग्रेस का क्या है? अच्छा। तो ऐसी निरर्थक यात्राओं का जिनका कोई अर्थ ना हो, उद्देश्य ना हो, अच्छा, वो उससे आप जनता को क्या संदेश आप कांग्रेस को बड़ा हल्का महसूस करते विवेक भाई, मुझे महसूस होता है। कहते नहीं कांग्रेस हल्की है। अच्छा, हल्की है तो हिमाचल कैसे हरा दिया, कर्नाटक कैसे हरा दिया, तेलंगाना कैसे हरा दिया? उत्तर प्रदेश टूटा कहाँ है? अच्छा। क्या जोड़ोगे उत्तर प्रदेश में आप? अच्छा। उत्तर प्रदेश जोड़ो में आप कौन सा चीज जोड़ने जा रहे हो भाई? अच्छा। दिल आप जोड़ ना सके। मोहब्बत की दुकान में आपके सब जगह नफरत के सामान इकट्ठे हैं। ठीक। इमरान मसूद जैसे बोटी काटने वाले लोग आपकी दुकान पे बैठे हुए हैं। अच्छा। भारत माता की जय न बोलने वाले आपकी दुकान में हैं। अच्छा। फिर कौन सी आप मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हो भाई? पूछता जुड़ेगा कौन? हो गया चलिए ठीक है, बेवसी हो गया। डॉक्टर सुधा मिश्रा, बेबे भाई आपकी बात सुन के सुधा जी पहले ही यहाँ मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि उन्होंने जानती है कि उनको क्या बोलना है। सुधा जी, सक्रियता चुनाव के समय ऐसा लगता है कि ये जो लगातार आपकी जो नीति है ये आपको लगातार नुकसान पहुंचा रही है। चुनाव के समय सक्रियता ही क्यों? और निकाय चुनाव में तो वो भी सक्रियता नजर नहीं आई, ऐसा लगा कि पूरी तरह से बाखोबर दे दिया हो बीजेपी को कि नहीं, निकाय चुनाव आप लोग जीत जाइए, हमें कुछ नहीं करना है। पर यहाँ पर चूंकि लोकसभा चुनाव आ गए, इसलिए अपने आप को सक्रिय करना मजबूरी भी है, शायद जरूरत भी है। अब यूपी जोड़ो यात्रा के माध्यम से क्या कुछ माइलस्टोन यहाँ पर प्राप्त किए जाएंगे? क्या लगता है कि कितनी चुनौती यहाँ बीजेपी के लिए बनेंगी, क्योंकि ये INDA गठबंधन भी फिलहाल आपके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है? जी, प्रवक्ता कांग्रेस सुधा जी।
जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले गौरव जी, आपका बहुत धन्यवाद। जी। पूरे पैनल को नमस्कार और दर्शकों का आभार कि जी। आपके चैनल को सुनते हैं, देखते हैं और सच्चाई को जानने का प्रयास करते हैं। जी। अभी हमारे विवेक भाई बड़ी बातें हम्म। और उनकी करनी और कथनी का अंतर आप इसे दे सकते हैं कि जब प्रवक्ता को ये कहने की जरूरत पड़ जाए जी। कि मोदी जी के शासनकाल में सबका साथ सबका विकास हो रहा है, हम्म। लेकिन दिख कुछ और रहा हो। अच्छा। जिसके पास विधायक और सांसदों का नंबर ना हो, हम्म। उसके कार्य नहीं हो सकते। लीजिए। भाई जिनके पास है वो पहुंच जाते हैं। जी। लेकिन एक चीज आपने और देखी होगी गौरव जी, हम्म। जिनको जानने वाले सांसद और विधायक हैं, जी। उनको ये लोग विक्षिप्त कह देते हैं और सदन के अंदर घुसा देते हैं, अच्छा। और उसमें सबके साथ और सबके विकास की कोई बात नहीं होती है। जी। तो ये कथनी और करनी की बातों को अलग अलग लेके चलने वाले लोगों पे हम्म। जब हम चर्चा करने बैठते हैं, तो ये एक पार्टी विशेष, खास करके कांग्रेस पार्टी के बारे में जिस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं, जी। ये इनके अंदर की बेचैनी और परेशानी को दिखाता है। अच्छा, बेचैनी है, अगर परेशानी ये है काम इनकी। कर रहे, अच्छा। हाँ बता रही हूँ, हाँ। अगर ये सच में कर्मठी और काम करने वाले लोग होते, कामकाजी लोग होते, हम्म। तो ये बताइए गौरव जी, आप अपना काम करते हैं, आपको किसी और से अपना कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जी। आपका काम बोलेगा। जी। लेकिन जिस व्यक्ति के पास काम ही नहीं है, वो जी। क्या करेगा? वो हम्म। बैठ के मात्र दूसरों की बुराई करेगा। हम्म। तो भाजपा का एक ही कार्य है, जनता से झूठ बोलना, हम्म। जिस कार्य के लिए जनता ने चुना है वो काम न करना, हम्म। और तीसरा, अपने झूठे जुमलों को अपना कार्य बता के लोगों को भरमाना। अच्छा। और जो आपने कहा कि हम कैसे अपने आप को करेंगे, हम्म। जब आप जानते हैं ना कि एक सच के सामने अगर 100 बार एक झूठ बोला जाए, हम्म। तो लोगों के पास इतनी सहूलियत नहीं होती है कि वो परखे कि सच क्या है और झूठ क्या है। अरे सच भी तो और चुनाव के आज समय के आता युग में है। दिक्कत इस, अरे प्रवक्ता मैं कांग्रेस, आ रही हूँ। सच भी चुनाव के समय ही आता है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं। हाँ, तो आप मैंने साबित कहा कर, ना, आप एक बार अगर मैं साबित कर नहीं, दीजिए। जी। मैं कर दूंगी। जब हाँ। अगर मैं आपकी चैनल पे, हम्म। क्या ऐसा कभी हुआ है हम्म। गौरव जी, हम्म। अगर हम चुनाव के समय में एक्टिव होते हैं, हम्म। आपका कोई ऐसा डिबेट हम्म। जिसमें आपको कांग्रेस का प्रवक्ता न मिला हो, डिबेट से आपको या जनाधार नहीं ऐसी मिलेगा कोई चीज? मैडम। नहीं जिले नहीं, से मैं आ रही जनाधार हूँ, नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ सुनिए, डिबेट नहीं चर्चा नहीं, के लिए होती है। सुनिए, हम्म। चर्चा हो कैसे रही है, हम्म। क्योंकि कांग्रेस के लोग हम्म। या किसी भी पार्टी के लोग हम्म। अगर वो एक्टिव नहीं होते तो वो कहीं भी एक्टिव नहीं होंगे। अच्छा। ये कहने और सुनने वालों की बातों को छोड़ दीजिए। अच्छा। मैं लखनऊ की अगर बात कर लूं, हम्म। तो कोरोना के समय पे टीवी चैनलों पे बैठ के बकैती करने वाले लोग सड़कों पे दिख नहीं रहे थे। अच्छा। ये जो बातें झूठी फैलाते हैं ना, जी। सड़क पे काम करने वाला व्यक्ति टीवी पे और दिखता, फोटो खिंचाते हुए एक पेड़ लेके 4 लोग नहीं खड़े होंगे, वो अच्छा। अपना काम करेगा। एक अच्छा। झाड़ू पकड़ के 50 लोग नहीं खड़े होंगे, वो अच्छा। अपना काम करेगा। तो अच्छा। हम ऐसी राजनीति नहीं करते हैं कि काम कुछ न हो लेकिन प्रचार ज्यादा हो। तो अच्छा। एक प्रचार मंत्री हमारे यहाँ कोई नहीं है। हमारे अच्छा, आपके प्रचार मंत्री कोई नहीं तो है। ठीक, जी। अगर नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं। हाँ, आजकल तो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री अरे हो विवेक चाहे श्रीवास्तव बोले कोई कोई, भी मंत्री हो, विवेक श्रीवास्तव बोले हैं ये कोई यात्रा कुछ नहीं होने वाला है, यूपी टूटा कब है? जवाब दे दीजिए, फिर मैं दूसरे मैंने कहा पहले ना, से लेता मैंने हूँ। क्या बोला? हाँ। देखिए, कोई यात्रा किसी चीज के जोड़ने या तोड़ने की बात नहीं होती है। हम अच्छा। लोगों के मन को जोड़ते हैं। ये लोग समझेंगे नहीं। अच्छा। ये तो मात्र अंग्रेजों के साथ देने वाले अरे लोग जनता हैं, समझ रही सिर्फ है, तोड़ने की ये बात समझे ना जानते समझे, हैं। जनता समझ रही है पर। बिल्कुल, जनता हाँ, समझ रही कि है। आप चुनाव के हाँ, समय आते हैं। मैं इस बात को, मैं इस जी नहीं, हाँ। हम चुनाव के टाइम पे नहीं, अच्छा। अभी हमारा अच्छा, समय प्रियंका नहीं है। गांधी वाड्रा क्योंकि 2022 के आज बाद के कितनी बार समय आई हैं? में, आज के समय सुराज जी, में जो मिश्रा जी, मेरा सवाल सापेक्ष जवाब बातें दीजिए। होती हैं, जो जीतता सुराज जी, मेरा है, जवाब पहले मेरी दीजिए। बात पूरी जाए। हाँ, बोलिए। मेरी बात हो जाए, फिर मैं बोलिए आपकी बात बोलिए दूंगी बोलिए बोलिए। जवाब। आज हर चीज तय होती है आपकी जीत पे। दिक्कत इस बात की है, और दो चीजों के बीच में एक व्यक्ति हारेगा, एक जीतेगा। अच्छा। इससे आप ये नहीं कर सकते हैं कि इसने काम नहीं किया, इसने काम किया है। अच्छा। हार जीत कोई मानक नहीं होता है। हाँ, हार जीत ये मानक होता है कि कार्य करने का आदेश किसको मिल रहा है। चलिए, हो गया। अभी हमारा समय इस लायक नहीं है कि हम चलिए, चुनाव ठीक में है। जीत की नहीं आ पा रहे चलिए, हैं। जी। इसका मतलब कतई नहीं है कांग्रेसी काम नहीं कर रहे चल, हैं। ठीक है, हो ये गया। झूठ फैलाने वाले लोग जी। मात्र झूठ बोलते तो हैं। आप ये मेरे लिए बोल रहे हैं क्या, मैं झूठ फैला रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं आपके लिए अगर नहीं, झूठा, आप लोग तो अगर हमारे आप साथ मेरे लिए खड़े बोल रहे हैं। तो जवाब मेरे पास नहीं है। प्रवक्ता नहीं, कांग्रेस देखिए अगर गौरव मेरे जी, लिए बोले, मैं जवाब मेरे पास हमेशा, है। पूरा नहीं, पूरा डाटा गौरव मेरे जी, मैं पास है। बोलूं पूरी बात। बोलिए। गौरव जी, मेरी बात सुनिए। बोलिए। मैं हमेशा पत्रकारिता का सम्मान करती हूँ, क्योंकि चलिए। मैं उसकी टीचर रही हूँ। जी। मैं जानती हूँ कि आप लोग अपने काम को बखूबी सरंजाम दे रहे हैं, लेकिन जो रोकने वाले लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। चलो, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को।
हमारे साथ प्रवक्ता सपा रविंद्र भाई भी हैं। रविंद्र भाई, अब यहाँ पर अब तो अखिलेश जी कल बयान दिए थे कि पीडीए गठबंधन है हमारा, बोले हमारा गठबंधन पीडीए है, आईएनडीए गठबंधन पर उन्होंने कोई बात ही नहीं की। तो क्या समझे कि यहाँ पर जो आईएनडीए गठबंधन की बात हो रही थी, बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही थी, बीजेपी के सुपड़ा साहब की बात हो रही थी, उसकी हवा निकल गई है। और यहाँ पर जिस तरह हमने जो विधानसभा चुनाव में देखा है, एक लाख चलो हुई नीति पे चले, उसी नीति पे चलने वाले हैं, क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही बोल चुके हैं कि हम सीट लेने वाले नहीं, सीट देने वाले हैं। रविंद्र प्रताप सिंह, और किस तरह देखते हैं इन यात्राओं को? देखिए, सर्वप्रथम जब केंद्रीय सत्ता जी बहुत मजबूत हो जाती है, जी, अराजक हो जाती है अच्छा और तानाशाह हो जाती है, को हराने के लिए जी, छोटे छोटे क्षत्रपों को मिलना पड़ता है। ये हमारा पौराणिक इतिहास भी रहा हो, चाहे प्रभु श्री राम ने रावण को हराया हो जी, और चाहे 1977 रहा हो, 1989 रहा हो, जी, 2004 रहा हो। जी, सारे छोटे छोटे क्षत्रप मिले और केंद्रीय सत्ता को बाहर किया। जी, इस केंद्रीय सत्ता को बाहर करने के लिए कभी एक अलायंस बना, जैसे जनता पार्टी बना, जी, कभी अलग अलग लड़े, जैसे 1989 में, जी, फिर कभी एक दूसरे का विरोध करके लड़े जी, 2004 में, जी, लेकिन एक साथ सत्ता बनाई और 10 साल तक चली। ठीक, तो किसी एक उद्धरण को लेके किसी भी संगठन का निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अच्छा, एक उद्धरण है, अच्छा, पीडीए कोई एक सामाजिक आंदोलन है। तो सामाजिक आंदोलन को हम लोग ये चाहते हैं, क्योंकि जो हमारी उत्पत्ति हुई है समाजवाद की, वो इन्हीं वर्गों से हुई है। अच्छा, ये वर्ग अगर आप ईमानदारी से देखिएगा तो, क्योंकि अगर जातियों को देखा जाए तो हमारे संविधान ने भी मान्यता दी है, तो अगर उस हिसाब से देखते हैं तो करीब करीब 90% ये वर्ग है। अच्छा, और पीड़ित रहा है, दलित रहा है, अच्छा, और अपमानित भी रहा, खास करके इसमें अगर आप दलित वर्ग को देखेंगे, मुस्लिम वर्ग को देखेंगे तो अपमान भी झेला है। अच्छा, सवर्ण की बात नहीं की आपने? मैंने अभी तो मैं 3 की बात कर रहा अच्छा, हूँ। तो उसने अपमान झेला है। अच्छा, अच्छा, तो इसके लिए हम लोगों ने लड़ाई अपनी शुरू की थी आदरणीय लोहिया जी के मार्गदर्शन में और माननीय चौधरी चरण सिंह जी के राजनीतिक नेतृत्व के दर्शन जी। और इस पूरी लड़ाई में जी हमेशा अगड़ों का साथ हमको मिला। अच्छा, कहीं भी आप देखेंगे, अगर हम माननीय लोहिया जी की बात करेंगे तो अगड़े ही थे। अच्छा, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ जितने लोग भी थे सब अगड़े ही थे। अच्छा, चाहे जनेश्वर मिश्र जी रहे हों, जी। मोहन सिंह जी रहे हों, भगवती सिंह जी रहे हों, सभी अगड़े ही थे। ठीक, क्योंकि इस प्रकार का जब भी आंदोलन चला है भारत में, तो अगड़ों ने ही इस प्रकार के आंदोलन को शुरू किया है। अच्छा, इस पीढ़ी से अगड़े को अगर जो अलग करने की बात करता है, वो बहुत छोटी मानसिकता का व्यक्ति हो सकता है। अच्छा, तो हम अपने विचारधारा पे अटल हैं। यह भी निश्चित है कि जो चुनाव लड़ा जाएगा वो गठबंधन के अंतर्गत ही लड़ा जाएगा। जो सबसे अच्छा इसका हम आपको सिम्टम्स बता दें, जैसे ही चुनाव खत्म होता है, 5 सिम्टम देख चुके हैं अभी 3 राज्यों में, 5 राज्यों में हुए हैं। उसके अलावा कोई सिम्टम्स है क्या? परिणाम तो हमारे पक्ष में ही है। अच्छा, 2 तरीके से पक्ष में है। नोटा से कम वोट आया आपके पास रविंद्र भाई? पक्ष में कैसे, वो बता दीजिए। मैं अभी अपने इंडिया गठबंधन की बात कर रहा अच्छा, हूँ। अच्छा, ठीक। क्योंकि हमारा बेस जो है, अच्छा। समाजवादियों का बेस उत्तर प्रदेश और बिहार ही रहा है। अच्छा, तो हम मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करेंगे तो ठीक नहीं होगा, लेकिन प्रसार तो कोई भी राजनीतिक पार्टी करना तो चाहिए। करना चाहिए बिल्कुल। तो अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार देखते हैं, जी, अगर इसमें हम पश्चिम बंगाल भी जोड़ देते हैं, तो करीब करीब 162 सीटें हैं। जी, और भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटों में से 92 सीटें इसी 162 में से हैं। मतलब 33% सीटें इसी 3 राज्यों से हैं। क्या बात है, कोई डाटा लेके बैठे? ये 3 राज्यों की जो 33% सीटें हैं, जी, यहाँ पर जो पीडीए फैक्टर है उसका वैल्यू है। अच्छा, और ये 3 राज्य हैं जहाँ पर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी जागरूक हैं और उनको पूरी तरीके से अगड़ों का समर्थन मिलता है। ठीक, उन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन चला है। जी, और ये निश्चित है कि अब ये जो चुनाव के परिणाम आए हैं, कांग्रेस वास्तविक स्थिति को समझेगी। अच्छा, और जो क्षेत्रीय छत्र पे उनको साथ रहेगी, उसका शुरुआत उन्होंने कर दिया। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, उन्होंने मीटिंग बुलाया इंडिया गठबंधन का, लेकिन लोगों के पास सूचनाएं नहीं थी। जी, अब मुझे पूर्ण आशा है कि बहुत ही जल्दी इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी और बीजेपी के तानाशाही राज्य से अलग होंगे। ठीक है, ज़्यादा पे कटाक्ष करी दिया कांग्रेस पे, कांग्रेस समझेगी और छोटी छोटी तरफों को लेगी।
जाते जाते आपने अपनी मन की बात बोली थी, ठीक है। हमारे शेर मोहम्मद तकी हमारी पार्टी से। शेर भाई किस तरह देखते हैं, क्योंकि आप भी लगातार चर्चाओं में हैं और संघर्ष करते रहते हैं, पर यहाँ बीजेपी विस्तारक के माध्यम से अपनी जो नीति है उसको पुख्ता कर चुकी है। 3 राज्यों के चुनाव परिणाम उनके पक्ष में रहे, उससे उत्साह से लबरेज है और इसका लाभ भी उनको मिलेगा। आपके पास क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो आपकी स्थिति बड़ी खराब है, दिल्ली और पंजाब के सहारे यहाँ पर चुनौती कहाँ तक दे पाएंगे? सेमोहम्मद तकी। देखिए, बार बार वो बात मैं हर डिबेट में दोहराता हूँ, आप क्या भी कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन जो है 2024 के चुनाव के लिए हुआ है। अच्छा। उसके राज्यों के चुनाव से कुछ लेना देना नहीं। अच्छा। और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब बहुत से मीडिया चैनल पहले चुनाव से पहले दिखा रहे थे कि यहाँ कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस की ज्यादा सीटें आएंगी, तब बीजेपी के लोग कह रहे थे कि स्टेट्स के इलेक्शन से, राज्यों के चुनाव से, देश के चुनाव से नेशनल चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अच्छा। और उसका कोई असर नहीं होगा। बाप एग्जाम्पल भी दे रहे थे, इससे पहले भी राज्यों में कांग्रेस जीती थी और बाद में बीजेपी बुरी तरह से कांग्रेस को हरा देती है और कांग्रेस नहीं जीत पाती है, बीजेपी जीत जाती है। तो इस तरह के जीत गई है तो बहुत हतोत्साहित है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होगा। अब तो जो एग्जाम है फाइनल वो 2024 में है और बीजेपी इतनी डरी रही इंडिया गठबंधन से, लगातार डर रही है कि उसने एक बात पे बार बार जोर दिया कि इंडिया ही करती रही पूरे चुनाव भर। उनके पास कोई ज्यादा मुद्दे नहीं थे बात करने के लिए, वो इंडिया करते रहे और इंडिया को बार बार दोहराते रहे। और जिस गठबंधन का जिस इंडिया गठबंधन का प्रचार खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार बार बार कर रहे हैं, उस इंडिया गठबंधन को हरा सकता है। जिसके प्रचारक खुद प्रधानमंत्री हैं। लगातार हर चुनाव में लगातार वो इंडिया करते रहे। और पता नहीं उन्होंने इंडिया कितने नाम डाल दिए। ठीक। तो ये दिख रहा है कि बीजेपी अंदर से इंडिया गठबंधन से बहुत डरी हुई है। और ये जो चुनाव परिणाम आए हैं, वो चुनाव परिणाम नेशनल के नहीं, वो स्टेट के हैं। और स्टेट का समीकरण अलग होता है और नेशनल चुनाव का समीकरण होता है। और आपने देखा वहां पे सिर्फ, आप ये मत देखिए कि नरेंद्र मोदी जी जीते हैं। नरेंद्र मोदी जी के अलावा बीजेपी सब हार गई है। अच्छा। क्योंकि बीजेपी का कोई चेहरा नहीं था वहां पे। अच्छा। आप चुनाव के बाद क्या हुआ, कौन वहां मुख्यमंत्री बना जी, तो वहां के जो दिग्गज थे वो खत्म हो गए, उनको हरा दिया गया। तो वहां सिर्फ चुनाव बीजेपी की इंटरनल लड़ाई भी थी। चलिए ठीक है। और कांग्रेस से वहां लड़ाई अरे हो गया बीजेपी 12 में भी 12 ठीक है, 12 में तमाम चेहरे आपके पास भी थे, वो फिलहाल चेहरे आपकी पार्टी में भी नहीं है, तो हम उन कौन चेहरे हमारे पास बहुत हैं, हर जगह चेहरे हमारे, कहाँ चेहरे नहीं हमारे। हमने अपनी सेकंड लाइन लीडरशिप ग्रो किया है। आप शेर मोहम्मद तकी, मैं सेकंड लाइन लीडरशिप की बात करूंगा तो आपके पास उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी हमारे बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत से लोग हैं जी, बहुत से अलग लीडर तैयार हो रहे हैं। तैयार हो रहे हैं, अच्छा करेगी और तैयार हो रहा है, भविष्य तो चुनाव खत्म हो जाएगा। नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने और बहुत अच्छा किया है, काफी सीटें भी। अरे वो आप 17 में भी किया था भाई, विधानसभा में कुछ नहीं मिला आपको, 17 में भी किया था आपने। मुझे 17 के आंकड़े पता है, 22 के आंकड़े पता है। चुनाव को जी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को दो दलों का चुनाव बना दिया उत्तर प्रदेश में। अच्छा। उसने, आपने खुद देखा, योगी जी ने बयान दिया था कि भाई जो है, तो आप सक्रिय नहीं रहे, लाल टोपी। अरे आप सक्रिय नहीं रहे तो 2 दलों का चुनाव बना है। क्यों नहीं सक्रिय रहे? हमने सारी सीटों पे चुनाव लड़ा, लेकिन जो है मोदी जी ने पहले कहे लाल टोपी वालों से सावधान रहे। तो उन्होंने चुनाव जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी, लाल टोपी बोला पर झाड़ू वाली टोपी का नहीं बोला। चलो ठीक हो गया, 2080 का चुनाव है। चलिए हो गया, अब 2080 की बात पहले कर दिया। चले ठीक है। तो वो उन्होंने जो उत्तर प्रदेश का चुनाव था वो 2 दलों को चुनाव कर दिया। अच्छा चले ठीक है, हो गया। हमारे साथ आमिर साबरी जी। आमिर भाई, ये बीजेपी उत्साह से लबरेज है, विवेक भाई ने तमाम अच्छी बातें कही, आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। और कांग्रेस की क्या है स्थिति है, क्योंकि यूपी जोड़ो यात्रा निकालने वाले हैं 15 तारीख से। धन्यवाद गौरव जी। जी 3 लोगों की बातों का जवाब जी, एक भारतीय जनता पार्टी, एक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विवेक जी एक बात पे बड़ा जोर दे रहे थे कि मोदी जी ने जो कहा वो किया। हाँ। अब मोदी जी पे लोगों को भरोसा है। क्या बात है गौरव जी, मोदी जी ने यह भी कहा था मेहुल चोकसी को, हाँ। नीरव मोदी को, विजय माल्या को, ललित मोदी को हाँ। ले आएंगे। आज कितनी साल हो गई, हाँ। इन भगोड़ों को आज तक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनकी विश्व में बड़ी छवि है, अच्छा। नहीं ला पाए। ठीक है। मोदी जी ने यह भी कहा था कि अजीत पवार को जेल भेजेंगे, हाँ। तो जेल ना भेज करके उन्होंने पार्टी में अपनी भेज दिया। अच्छा। और उन्होंने बड़ा पद वहां पर ग्रहण कर लिया महाराष्ट्र में, डिप्टी सीएम हो गए। डिप्टी सीएम हो गए। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा, अब ये इन्होंने कहा कि मोदी जी सबको दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। अच्छा। और सबको मिल रहा है, सबको 5 किलो राशन मिल रहा है गौरव जी, वो भी लिखा पढ़ी में, जबकि 5 किलो नहीं मिल रहा है। और 5 किलो राशन से कितने लोगों का पेट भरता है गौरव जी,
ये एक सोचने की बात है। आप मुझसे बेहतर आप भी जानते हो, तमाम पैनलिस्ट जानते हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी का फर्क ये है, मैंने बहुत शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ और बता दिया हमने कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के जो एक दायरा है गौरव जी, उससे नहीं निकल पाई। अभी तेलंगाना में माननीय योगी जी और माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि वो जो 4% आरक्षण मुसलमानों को मिल रहा है वो मैं खत्म कर दूंगा सत्ता में आते ही। तो इनकी ये मानसिकता है, उससे ऊपर आज तक ये निकल ही नहीं पाए। जो जनता के हित की, जनता के विकास की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, भ्रष्टाचार पे कभी ये बात नहीं करेगी, ना कभी इन्होंने सोचा है। दूसरी बात, आपने समाजवादी पार्टी की एक भूमिका में कही 2 सीटों की, 4 सीटों की। गौरव जी देखिए, एक बात ये आंकना कि किसकी कितनी सीटें, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है जी। कांग्रेस शायद 1999 में 1 सीट भी नहीं थी, 2001 में 11 सीटें आ गई थी, जहां तक मुझे अंदाज याद आ रहा है जी। तो 2011 में 2001 में 11 सीटें लेके आ गए, 99 में 1 भी सीट नहीं थी जी। 2014 में मायावती की 1 भी सीट नहीं थी जी। और 99 में 10 सीटें, सॉरी 2019 में 10 सीटें आ गई। तो गौरव जी ये मतलब नहीं है कि किसकी कितनी सीटें थीं और कितनी सीटें नहीं रहीं। गौरव जी देखिए, ये अहंकार की राजनीति समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों को त्यागना पड़ेगी। जैसे अभी आप भूमिका में एक बात आपने बहुत अच्छी कही थी कि कांग्रेस ने बड़ा दिल करा और घोसी में कैंडिडेट नहीं दिया, समाजवादी पार्टी जीत गई। ठीक है, मैंने मान लिया। और बागेश्वर में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी लड़ा दिया और कांग्रेस को हरवा दिया। गौरव जी कमोबेश यही मध्य प्रदेश में भी हुआ है। 2 लाख वोट समाजवादी पार्टी को लगभग मिला है, कुछ कम की बढ़ती। तो 2 लाख वोट में कहीं 5,000 वोट मिला, कहीं 2,000 मिला, कहीं 3,000 मिला और लगभग इतनी वोटों से कांग्रेस बहुत सी सीटें हारी है। तो गौरव जी ये जो जिनके लिए ये समाजवादी पार्टी का खेल था वो तो उन्होंने पूरा कर दिया मध्य प्रदेश में। गौरव जी मैं बहुत बार आपके चैनलों पे भी, तमाम चैनलों पे भी बहुत सारी बातें कह चुका हूं, बार रिपीट करना मैं बेहतर नहीं समझता हूं। और जहां तक कांग्रेस की बात है गौरव जी, तो मैं बता दूं ये खौफ और दोगली नींद से कांग्रेस निकल नहीं पा रही है। शायद यही वजह है जो कांग्रेस अब तक उभर नहीं पा रही है। उत्तर प्रदेश में अगर यही हाल रहा है इनका गौरव जी, ये खौफ और डर के चुनाव लड़ेंगे तो ये समझ लीजिए कि अभी कांग्रेस की जो दशा है उससे भी बदतर हो जाएगी इनकी दशा। ये तय नहीं। देखिए आप इन्होंने, मैं आपको बहुत आंकड़े, मैं किसी की कोई यहाँ वो नहीं करने बैठा हूँ। जब आपने एक बात कही है तो मैं पूरी समीक्षा कर दूँ। आपको याद होगा 2012 में कांग्रेस की 28 सीटें थी जी। समाजवादी पार्टी में 2017 से इनका गठबंधन हुआ। जब गठबंधन से पहले आम लोग, जनता के 60 से 70 विधायक कांग्रेस के मान रहे थे, क्योंकि 2 बड़े चेहरे प्रदेश के अंदर आ गए थे। राजबब्बर जी प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे और शीला जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया गया था। तो आम जनता की ये धारणा हुई थी कि 70 सीटें आ जाएंगी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस से समझौता हुआ समाजवादी पार्टी का, तो आम लोगों की धारणा बन गई कि कांग्रेस भी खत्म हो गई। और वाकई खत्म हो गई, 8 सीटों पर सिमट गई आकर के, 28 से 7 सीटों पर आ गई। उसके बाद क्या हुआ, 2 पे आ गए। तो कुल मिलाकर के आप जब समाजवादी पार्टी के नजदीक जाएंगे या जो खौफ की राजनीति कर रखेंगे, डर के राजनीति करेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इंडिया गठबंधन तोड़वा दिया आपने अपनी बातों से। और जहां तक पीडीए का मामला, तो ये गौरव जी इससे ज्यादा घोर अहंकार हो ही नहीं सकता है कि पीडीए का क्या मतलब है। पीडीए का मतलब ये पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित। आप बता दिए पिछड़ों में आपके साथ कौन सी जाति का वोट है, आप बताएं। समाजवादी पार्टी पर कौन सा वोट है आज की तारीख में गौरव जी? 6% यादवों में भी 3% यादव इनका बीजेपी में जा चुका है। ये बिल्कुल ईमानदारी की बात है और ये आम आदमी समझ रहा है। इसमें ये नहीं कोई हम लफादी कर रहा हूँ बैठ करके यहाँ पर। अब आ जाइए, इनके पास दलितों में कौन सा वोट है? दलित वोट इनकी सरकार ना बने 2022 में तमाम वोट बीजेपी में चला गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मायावती जी ने भी स्वीकार की है कि मेरा दलित वोट बीजेपी में इसलिए चला गया ताकि सपा की सरकार नहीं बन पाए। अब दलित वोट भी चला गया, बचा अल्पसंख्यक ईमानदारी से इनके 2022 में भी इनके साथ था और 17 में भी था, जो इनकी इज्जत बची हुई है। जिस दिन अल्पसंख्यक वोट इनसे माइनस हो गया गौरव जी, तो ये 2-4 सीटें जो परिवार की है वो भी ना जिता पाएंगे। और जिसका जीता जाता प्रमाण 2019 का चुनाव है कि 2014 में सिर्फ परिवार जीता था और 2019 में सिर्फ बाप बेटे जीते थे। तीसरे कैंडिडेट जो 3 जीते थे वो मुस्लिम कैंडिडेट थे। और चूंकि दलित और मुस्लिम वोट उन्हें मिल गया, वो सीटें निकाले गए। वरना स्थिति ये होती कि भारतीय जनता पार्टी सब जगह दिखती, इन सबका सफाया हो जाता है। ये बिल्कुल ईमानदारी की बात है। 24 के लगता है कुछ 24 के, हाँ बिल्कुल चुनौती तो है, ये सबके सामने चुनौती है गौरव जी। लेकिन कांग्रेस को चाहिए खौफ की राजनीति से बाहर निकले। अगर ये खौफ की राजनीति में फंस रहे गौरव जी, तो ये दशा इनकी और खराब होती जा रही है। ये दुर्दशा की जो इनकी है आज की तारीख में, इसकी जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है। ये कहें कि समाजवादी पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है, कोई अन्य दल है या भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी खुद कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस खुद मजबूती लड़े तो गौरव जी ऐसा नहीं कि कांग्रेस कहीं तक कमजोर है। बिल्कुल
मैंने अभी बताया कि 1999 में 1 सीट नहीं, और 2001 में 11 सीटें आ गई, और 2014 में 2004 में आपने देखा 22 सीटें आगे लेके चली आई। कोई मतलब नहीं है गौरव जी, लेकिन ये जब तक ये डर और खौफ की राजनीति में ये मुब्तला रहेंगे, ये एहसास कमतरी का शिकार रहेंगे गौरव जी, तो ये कांग्रेस पार्टी जैसे उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से तो खत्म ही हो गई है, और जो बची कुची वो भी खत्म हो जाएगी। बड़ा बुरा मानेंगे आपकी बात का, आपने नहीं बुरा नहीं मानेंगे, सुधा जी अच्छी तरह समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है दिलीप यादव जी, दिलीप भाई से बोलिए। देखिए एक बात है कि चुनौती दे पाएगी विपक्ष बीजेपी को नीतियों से, यात्रा से? नीतियों से मैं बता दूं उनका थोड़ा सा जो है बीजेपी और इन लोगों जो ये 5 राज्यों का चुनाव हुआ उसके मद्देनजर जो कांग्रेस जो है बहुत बढ़ चढ़ के कह रही थी कि जो है भारत जोड़ो यात्रा का जो है हवा है, ये है, हम 5 राज्यों में आ रहे हैं, तो 5 राज्यों में से जो है 2 तो इन्होंने गंवा दिए जी, जो अपने थे जी, बचे 3 जी, 3 में एक जो है ये जीत कर आए। रही बात कांग्रेस को आंकना होगा कि वाकई में हम हैं क्या, किस स्तर पर हैं जी, और उस स्तर का आकलन करके वो जो है इन चुनाव परिणामों से अगर सीखेगी, जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उन छत्रपों को लेके चलेगी तो निश्चित तौर पे बढ़त के साथ सरकार बना सकती है। अच्छा, अगर जो है इन क्षेत्रीय छत्रपों को नहीं लेगी और अपने यहाँ के जो शकुनी बैठे हुए हैं, इनके शकुनी बैठे हुए, अच्छा। बैठे हुए पूरे आरएसएस वाले बैठे हुए, अच्छा, कांग्रेस पार्टी में आरएसएस वाले बैठे हुए, बीजेपी वाले के साथ जाके कमलनाथ जो है क्या कर रहे थे, लीजिए कमलनाथ जो है क्या कर रहे थे बीजेपी वाले के साथ, बधाई देने गए थे भाई, है बधाई देने गए होंगे, बधाई नहीं देने गए थे, तो वो तो पहले ही सेटिंग हो गई थी। अगर साहब जो है अरे भाई इतने बड़े नेता के लिए ऐसी बात मत बोलिए भाई, खुले मन से करते हैं, इतना बड़ा नेता, इतनी बड़े जो है राष्ट्रीय एक जो है स्टेट का नेता है, उसकी कोई जो है उस राज्य में जो है कोई जनाधार नहीं, और एक नेशनल लेवल के नेता को, एक पार्टी का नेशनल राष्ट्रीय चेहरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो है अखिलेश वखलेश कह दे, तो इन्हीं वजहों से जो है कांग्रेस, एक तो कमलनाथ की वजह से, दूसरा जो बचा सचा था वो जो है समाजवादी पार्टी ने इतना तगड़ा जो है मारा उनको, कि वहां पे जो है जो आ रही थी, वाकई में आ रही थी, वो सोचे कि जो है दिग्विजय हो जाएंगे, उनके लड़के हो जाएंगे चीफ मिनिस्टर, इन सब चीजों से वहां चली गई। अच्छा, दूसरी बात सचिन पायलट और जो है गहलोत का मामला रहा, तो वहां अंदर की खाने की जो है चीजें रही, वहां भी नहीं है। तो इस बात को कांग्रेस को समझना जरूर पड़ेगा कि जो है क्षेत्रीय छत्रपों को लेकर नहीं चलेंगे तो जो सपना देख रहे हैं इंडिया गठबंधन का जो है जो राज आएगा तो एकदम जो है नहीं आ पाएगा। अच्छा, उनको वरीयता देना पड़ेगा, चाहे वो ममता बनर्जी जी हो, ठीक, या जो है केसीआर जी हो, या स्टालिन हो, या फिर जो है आरजेडी जो है बिहार हो, चाहे जो भी हो, चले सभी को देना, आम आदमी पार्टी को भी देना पड़ेगा, उनको नहीं भूल सकते। चले। और रही बात, एक बात है भारतीय जनता पार्टी के जो है हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि जो विवेक जी, कि हमने जो है मोदी जी के नीतियों पे जीता है, और उसके बावजूद जो है विवेक जी को एक जो है आवास के लिए फोन करना पड़ा, मतलब उनको जो है लगना पड़ा तब जाके आवास मिला। मोदी जी की सारी योजनाएं मिल रही। मैं एक चीज और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मिर्जापुर का एक वाकया, एक बच्चा है, उसकी माँ है, उसके पास मकान नहीं है, वो मंदिर में रहती है, और मतलब आपको पता है मेरा दोस्त मेरा जूनियर है जो कि वहां का एसएचओ है जी, मेरी नाम राशि का है, उस थाने पे वो लड़का रोते हुए चला गया, कहा 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया हूं। जी, समझ रहे हैं, 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया हूं, मेरी बीमार माँ है, न दवा की व्यवस्था है, न रहने के घर की व्यवस्था है, और मुझे जो है कुछ खिला दीजिए। वो दरोगा जो है दिलीप कुमार गुप्ता दरोगा ने तुरंत जो है उसको खाने का प्रबंध किया। इसके बाद सप्लाई इंस्पेक्टर को बुलाया, अच्छा, जो वो भी मेरे जो है हॉस्टल का ही जो है जूनियर रहा है, अच्छा, दोनों ने मिलके जो है उसको पहले नंबर पे उसकी नैया पार लगा दी। हाँ। और एसडीएम महोदय के ऊपर जो है बात आई, तब जाके जो है उसका जो है राशन कार्ड बना है। एक चीज और मैं बताऊं कि जो है आपके जो इनका है क्या नाम है, बीजेपी और कांग्रेस की है, तो अपने कैडर बीजेपी ने कैडर बना रखे हैं, अच्छा, उनके जो है पन्ना प्रमुख, 1 बूथ 10 यूथ है, वो सब बना रखे हैं।
लेकिन जो है अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जो है संभली नहीं, क्षेत्रीय छत्रपों को नहीं होगी, तो सबसे ज्यादा बंटाधार इनका जो है मायावती जी करेंगी, क्योंकि मायावती जी के पास जो कैडर वोट है, अच्छा, अगर वो जो है गठबंधन में आती तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो जो है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो है पहले भी सपोर्ट रहा है उनका। ठीक है, वैसा मत बोलिए भाई, सपोर्ट रहा है एकदम खुलेआम। जो है पिछले इलेक्शन में उन्होंने कह दिया लाल टोपी वाले को जो है हराओ। अच्छा, ये क्या है? लाल ठीक। टोपी का मतलब समाजवादी पार्टी को हराओ। अच्छा अच्छा, तो आप इस चीज को जो है समझना पड़ेगा कि जो है इनको चलिए, जो हो है गया। करना पड़ेगा। ठीक है। एक चीज और मैं हो गया, एक- टर्न पे दो सेकंड बोलिए, मैं बता दूं। बीजेपी एक बहुत अच्छी जो है रमी हुई पार्टी है। क्या उसने बात? जो है यादवों को तोड़ने के लिए मध्य प्रदेश में यादव वो कल हो योगी गया जो है जी। मुख्यमंत्री दे दिया, जी। राजस्थान में ब्राह्मण दिया है, और जो है छत्तीसगढ़ में आदिवासी दे दिया है। अच्छा, इनके जो है संगठन बहुत ही मजबूत है, चलिए, समझ रहे हैं? ठीक है, लेकिन जो है एक चीज हार गए। अभी भी कह रहे थे कि जो है हम ओबीसी कर्नाटक में ओबीसी मुख्यमंत्री देंगे और अल्पसंख्यक मुस्लिमों का आरक्षण जो है खत्म करेंगे। इस वजह से जो मुस्लिमों का आरक्षण नहीं था, वो अल्पसंख्यक आरक्षण था, उसके चक्कर में कर्नाटक हार गए। ठीक है, चल, तेलंगाना था, सॉरी, हाँ तेलंगाना था, कोई सॉरी, कोई मैं अपनी शब्दों में सुधार लाता हूं। सुधार गए, चलो ठीक है। प्रवक्ता भाजपा, ये भाई सबने अपनी अपनी बातें बोल दी, आमिर भाई ने भी बोल दी, मोदी जी की बता दी क्या कहते हैं क्या करते हैं। जवाब है आपके पास, जवाब आपको देना है जी। हम धार्मिक आधार पे आरक्षण की आज भी मुखालफत करते हैं। अच्छा, और हमारा एजेंडा आज भी यही है। तेलंगाना में हम जब भी सरकार बनाएंगे, हम धार्मिक आधार पे आरक्षण समाप्त करेंगे। विवेक जी, तो फिर भारत देश के अंदर आरक्षण किस आधार पे, ये और बता दीजिए मुझे। धार्मिक आधार पे नहीं हम तो यही तो मैं पूछ, आरक्षण अरे मुखालफत मैं करते हैं। पूछ रहा बारी, हूँ बारी, कि बारी। देश के अंदर बारी, बारी। आरक्षण किस आधार पर है, ये तो बता दीजिए भाई। आज की तारीख में कोई दलित ईसाई हो जाए, मुस्लिम हो जाए, उसका आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाता है। तो धार्मिक आधार पर तो आरक्षण है ही ऑलरेडी जी। आप संविधान उठा के देख ले, देख लिया हमने संविधान, जो हमारा एजेंडा होता है, अच्छा, हम धार्मिक आधार पे आरक्षण की आपका मुखालफत एजेंडा करते सिर्फ हैं। हिंदू भारतीय मुस्लिम है, इसके अलावा कुछ संविधान नहीं के है। साथ लीजिए, जो आरक्षण आमिर साहब ने बोल की दिया, प्रक्रिया, उसे लागू करेंगे। आमिर साहब ने बोल दिया, हिंदू मुस्लिम आधार बस। देखिए, जिसको जिस दृष्टिकोण से देखना हो देखे। अरे भाई, तो आप मेरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि देश के अंदर आरक्षण किस आधार पर है, लीजिए, आप बताएं तो सही। बता तो दिया। अरे कहाँ बता दिया? आप कह रहे धार्मिक आरक्षण के हम विरोधी हैं, और धार्मिक आरक्षण है देश के अंदर। लीजिए, हम बता तो रहे कि क्या बता रहे हैं आप लोग? विवेक भाई, जितना झूठ फैला सकते हैं फैलाते हैं। लीजिए। सच बात ये आपको है। जो झूठ लगे, जो आपको सही लगे, आपकी समझ है। हमारा एजेंडा नहीं, हमारी क्लियर समझ है। नहीं, पूरा देश समझ रहा है इस बात के धार्मिक लिए। आधार पे आरक्षण का विरोध करते हैं जी। हम वही तो करते मैं आपसे रहेंगे। सवाल कर रहा हूँ बार बार आपको कि विषय आप हमारा करते हैं, मैं समझ आपके में साथ आए, हूँ, लेकिन ना ये तो आए, बता दीजिए ये कि आपकी धार्मिक तरफ आधार पर है। आरक्षण है कि नहीं है। जी, हमारे एजेंडे में जो चीज है, हाँ, हम उस पे काम करेंगे। आपके एजेंडे में हमने एक चीज है, तेलंगाना मुस्लिमों में का कहा विरोध था। करना, हिंदू मुस्लिम फैलाकर राजनीति करना, अच्छा। वोट बटोरना, ये देखिए, आपके एजेंडे में। आप लोग संविधान के पीछे शरीयत लागू करना चाहते हैं। जी, अच्छा। कितनी हम शरीयत देश लागू में हुई अब तक संविधान बता लागू दीजिए करना जरा, चाहते कहाँ कहाँ हैं। लागू हुई वो भी बता दीजिए। जी, विवेक जी, कितनी शरीयत लागू हुई और कहाँ कहाँ लागू हुई है? नदवा में शरीयत अदालतें अब चलती नदवा रही तो कि नहीं पर्सनल चलती रही? संस्थान है भाई, लीजिए। नदवा को कहाँ लेके चले आते हैं आप? लीजिए, आप क्यों ले आए भाई? अरे देश के किसी सूबे में कहाँ शरीयत लागू हो बताइए? कहाँ नहीं लागू किया? अरे कहाँ लागू है, यही तो मैं आपसे आपने पूछ रहा हूँ। सामानों और को कब लागू हुई है वो सुप्रीम बता कोर्ट का दीजिए आप। फैसला बदलवा के शरीयत का फैसला अरे लागू कुछ कराया। तो यार विवेक भाई, बड़े भाई हो आप क्यों, हमारे, क्यों कुछ भाई, भाई, तो क्यों झूठ भाई? बोलने में शर्म करो भाई, कुछ तो आप शर्म करो भाई। 200 रुपए सामानों मांग रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था अरे फैसला। आप तो आज तक हिंदू आपने मुस्लिम के बुलाया दायरे होता से 200 रुपए में नफरती मुकर्रर राजनीति से होने बाहर निकले ही नहीं है। आप आपने जो सन 80 से राजनीति शुरू करी है, क्यों नहीं करेंगे? 89 में हमारा आपने एजेंडा सबसे तय मिलकर है। सरकार बनाई, हम और धार्मिक उसके बाद भी आधार आपको पर हदम आरक्षण नहीं की हुई। मुखालफत करते हैं। कहाँ हम देश में मुखालफत करी शरीयत आपने? लागू करने नहीं देंगे। अच्छा। देश संविधान से चलेगा। अच्छा। फैमिली पेंशन में कांग्रेस संविधान आप मानते हैं? वक्फ बोर्डों को अरे आप ताकत देकर बताइए, आपने संविधान संविधान किया। कितना माना? हम आपने सारे सबरीमाला को तो शरीयत संविधान के माना प्रयोगों नहीं, के सुप्रीम खिलाफ कोर्ट को माना नहीं, इसके मुखालफत बाबरी करते मस्जिद में हैं। सुप्रीम कोर्ट को आप देश मान भारत रहे के हैं। संविधान से कहाँ चलेगा। संविधान आप मानते हैं? जम्मू कहाँ कश्मीर दुनिया है में कि आप आपने बात दलितों करते को हैं? आरक्षण मिलने दिया था क्या? अच्छा। ओबीसी को आरक्षण मिलने दिया था क्या? आरक्षण मुद्दा नहीं है आज। नहीं तो ओबीसी को आरक्षण मुसलमानों ने रोका था,
बताइए किसने आप। रोका था? नहीं, किसने रोका था? आपने रोका था, आपने विरोध किया था, क्यों? भाजपाइयों ने आपने विरोध जो किया था हिंदू खुल करके धर्म को सदन मार के के भगा दिया। अंदर ओबीसी के आरक्षण के आपने लिए। जम्मू कश्मीर से बहुसंख्यक और आज आप हिंदुओं दलितों को के भी मार के आरक्षण का भगा विरोध दिया। कर रहे हैं। आज नहीं तो कल आपके आपका ये राज- एजेंडा आएगा। चलिए सालों से मुस्लिम परस्ती वहां चल रही थी। जी। आपने कहा दलितों को आरक्षण मिलने चल- दिया। चलिए। अच्छा चलिए, आपने मध्य प्रदेश में ओबीसी को ओबीसी को आरक्षण दे मिलने दीजिएगा, कैसे राजस्थान में आपके आपकी साथ सरकार बात बन गई, होती है? आरक्षण दे दीजिएगा। हम चलिए, देश में छत्तीसगढ़ में चले आपकी हो गया। सरकार बन गई, आप आरक्षण दे दीजिएगा। कानून का राज चाहते हैं। चले ठीक है। देश संविधान से चलेगा। चलिए। कहीं संविधान का आप नारा दुहाई देते हैं, बाकी चलाते हैं आप अपनी मनमानी से। तेलंगाना में हमारा आज भी एजेंडा क्लियर है। जब भी हम फुल मेजॉरिटी में आएंगे, धार्मिक आधार पर आरक्षण समाप्त करेंगे। अच्छा। 1 से 8 हुए हैं, 8 से 80 हो अरे अमर कुछ पूछ रहा है, अमर कुछ पूछ रहा है आपसे। धार्मिक आधार पर आरक्षण समाप्त करेंगे। आमिर भाई कुछ पूछ रहे हैं आपसे। भाई आपने डिप्टी जी। सीएम बना दिया अजीत पवार को, आपने कहा था जेल भेजेंगे, कहाँ भेजा जेल, आप बताएंगे? जांच चल रही है अभी। अब कोई आरोप समाजवादी ऐसा पार्टी आएगा, की आज तो जाएंगे। 7 साल से जांचें चल रही हैं रिवर फ्रंट के मामले में, आपने कहा था जेल भेजने के लिए, कहाँ भेजा जेल, आप बताइए? और सरकारी जेल गए हैं। कौन से जेल गए? जांच बढ़ेगी। अरे कोई सपा नेता जेल गया है? अरे आप बताइए, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं आप खाली। जनता पार्टी जांच नहीं ये करती। ये जनता को गुमराह करने के लिए नूरा कुश्ती चल रही है आपकी। आपका तर्क है, आप बढ़ते रहिए तर्क है। चले ठीक है, चले हो गया। चलिए भारतीय जनता पार्टी को जांच एजेंसी नहीं है जी। अजीत हमारी पवार को शिकायत भेज रहे जैसे जेल। शिकायत किया उस पर जांच चल रही अच्छा है। विवेक भाई, जैसे जांच विवेक आगे भाई, बढ़ेगी, अजीत जैसे पवार को जैसे जेल लोग कब भेज नाम रहे हैं? आता जाएगा वो लोग जाएंगे। नहीं नहीं, जा अजीत रहे हैं। पवार को कब जेल भेजना बता दी, 34,000 करोड़ के मामले में। जांच होगी, जांच आगे बढ़ेगी। मतलब जांच सीएम काम रहते आए जांच वो हो भी जाएगी, जाएंगे। डिप्टी सीएम रहते। राजनीतिक दल के रूप में हमारा आरोप था, जी। हमने आरोप लगाया। तो ये कहिए जुमलेबाज, भारतीय जुमलेबाज पार्टी, चले हो गया। भारतीय जनता पार्टी, चलिए कांग्रेस बोलेगी। दायरे में आएगा वो चले हो गया। भारतीय जुमलाबाज पार्टी चलिए फिर आए। कांग्रेस बोलेगी। चलिए सुराज जी बोले, सुराज जी बोलिए, कहते हैं, बोलिए सुराज जी। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे विश्वसनीय पार्टी लीजिए, है। चलिए हो गया। हमारे हो पास गया, हो देश गया, में हो गया, दुनिया चलिए हो का गया। सबसे सभी मुस्कुरा रही है आपकी जो बात लोग पर। डिबेट देख रहे होंगे सब हंस रहे होंगे विवेक जी। चलिए हो गया, चलिए आप यूं चीखने चिल्लाने से हमारे उनसे चलिए पता थोड़ी पड़ने चलिए वाला। चलिए ठीक है। चलिए नहीं चल रहा है तो अजीत पवार पूछ रहे थे आपसे। चलिए कोई नहीं बात नहीं, आप कहते रहे, हमारे एजेंडे तय हाँ हैं। सही है, हम बिल्कुल देश को सही बात चले, है। ठीक है। कोई कुछ भी कहता रहे, आपको चले बताना वो करेंगे ही आप। एजेंडा तय नहीं होता बेबी भाई, पर अगर किसी पर आरोप लगाते हैं, किसी को जेल भेजने की बात कहते हैं, और अगर वही आदमी को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है तो यह सवाल तो उठता है। फिलहाल मैं यहाँ पर क्या आरोप लगा है? नहीं जांच होगी, नहीं आरोप, जांच वो भी करना ऐसे एजेंसियों व्यक्ति का काम है। ने, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, आरोप लगाया था, बड़ी बात होती है। और प्रधानमंत्री मोदी की ठीक है, जांच छवि, जांच अंतर्राष्ट्रीय छवि है, बड़े नेता है, अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो कोई ना कोई यहाँ पर आधार जरूर होगा। खैर मैं सुरा मिश्रा को लेता हूँ जांच जी। होने दीजिए, एजेंसियां चलिए जांच करेंगी। सुरा मिश्रा बोलेंगे जी। सुरा जी बोलिए। सुरा मिश्रा जी। सुरा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। शायद सुराज जी का डिस्कनेक्ट हो गया है। रविंद्र भाई को लेता हूँ जी। रविंद्र, अरे देश उनसे डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा चलिए रविंद्र। भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी करती है। अच्छा। या ना तो जनता कह रही है ना विपक्ष कह रहा है, उन्हीं के दूसरे नंबर के नेता कहते हैं। अच्छा। अमित शाह जी। अच्छा। इनका जुमला और इनका संकल्प पत्र 2019 आप मिला लीजिएगा, तो उसमें से इन लोगों को बताना चाहिए, या जो विस्तारक जिनको इन्होंने बनिया हुआ है उनको बताना चाहिए ये जो 2019 के संकल्प पत्र थे वो क्या पूरा हुआ। इन्होंने कहा किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अच्छा। तो इनके दूसरे नंबर के नेता ने कहा कि अभी 5 साल और लगेगा। अच्छा। एमएसपी की गारंटी देंगे। तो जब एमएसपी मांगने के लिए किसान उतर गए तो कहा ये तो खालिस्तानी है, उग्रवादी हैं और अच्छा। माओवादी हैं। अच्छा। फिर कहा गया था 60 वर्ष से ऊपर के सीमांत किसानों को पेंशन देंगे। शायद इनको भी नहीं पता होगा ये तो। सिंचित रकबा बढ़ाएंगे। अच्छा। इस पे एक श्वेत पत्र जारी करते भारतीय जनता पार्टी, सिंचित रकबा कितना बढ़ा जी, उल्टे घटा है। ठीक। 21% रकबा घटा है जी। फिर इन्होंने कहा था कि सारे पूरे भारत का भू डिजिटलाइजेशन कर देंगे। अच्छा। हम 6-7 लोग बैठे हैं यहाँ पर, तो कोई बता दे कि उनके सभी लोग गांव के से जुड़े हुए होंगे कि उनके जमीनों का कितना डिजिटलाइजेशन हुआ है, यही से पता लग जाएगा जी। मछली पालकों के लिए कहा गया था कि हम फाइनेंसेस उपलब्ध कराएंगे और भंडारण की व्यवस्था कर देंगे। पूरे भारतवर्ष में एक भी मछली का भंडारण व्यवस्था नहीं हुआ है। अच्छा। फिर इन्होंने कहा था कि प्रत्येक ब्लॉक में बच्चों के लिए एक अटल टिकटिंग लैब स्थापित करेंगे। जी। शायद मीडिया वाले भी नहीं जानते हैं। अच्छा। अटल टिकटिंग लैब क्या होता है जी।
ये शायद भाजपा वाले भी नहीं जानते होंगे अटल टिकटिंग लैब क्या होता है। बीजेपी पूछेंगे अभी बीजेपी भाई से जी। हाँ, उनको जरूर पूछना चाहिए। फिर बताया था प्रत्येक परिवार को पक्का मकान देंगे, अच्छा ऐसा करके बोला। बताते हैं इतना मकान दिया, पता नहीं करोड़ों करोड़ कुछ बताते हैं। थोड़ा इनकी आवाज तेज करिए गौरव जी। जी आवाज तेज करिए भाई। तो इंटरनेशनल फिगर आई है कि भारत के कुल आबादी का 37% आबादी पक्के मकान के अंतर्गत रहती है। अच्छा। उसी में से ये बता दें कि ये जो 5 करोड़ कभी कुछ करोड़ बताते हैं, तो उनमें से हमने कितने दिए हैं ये इनको बता देना चाहिए जी। फिर इन्होंने कहा था कि 100% घरों को पूरे भारतवर्ष में विद्युतीकरण कर देंगे। तो आप मुंशी पुलिया से सीतापुर रोड की तरफ चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं, तो ना तो उनके पास पक्का घर है और किसी घर में बिजली नहीं है। तो ये लखनऊ से ही सीख लें और दिल्ली में भी जाके सीख लें, जे कॉलोनीज में। फिर इन्होंने कहा था कि प्रत्येक गांव को हाई स्पीड डिजिटल फाइबर से जोड़ेंगे। तो मैं तो विगत 1 माह से अपने गांव में रह के आया हूँ, अच्छा। जो NH से करीब 700 मीटर दूर है। तो आपको अनुभव हुआ होगा कि हमारे वहाँ इंटरनेट नहीं चलता है जी। फिर इन्होंने कहा था निर्यात दुगना कर देंगे जी। तो निर्यात जो दुगना होने के बजाय हमारा आयात निर्यात घाटा 265 अरब डॉलर हो गया। ठीक है। तो ये जो जुमलेबाजी है जी, ये विस्तार जाके कैसे समझा पाएंगे, क्योंकि तो जनता से जुड़ी वाली बात है। ठीक है, जवाब लेता हूँ डॉक्टर सुरा मिश्रा जी। सुरा जी बोलिए। सुरा जी गौरव जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए जी। सुन रही थी जी। और सबने बहुत ज्यादा सलाह दी कांग्रेस को। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा बस सलाह की स्थिति में आ गई ना आप लोग, इसलिए नहीं आ रही हूँ। मैंने कहा ना जीतने वाले के साथ सभी खड़े होते हैं और हार